नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, कहां पर एक्शन है और आपको करना क्या चाहिए। आपके सवालों का मंच भी तैयार है, आप सवाल भी पूछ सकते हैं और आप नंबर नोट कर लें 0222300164। इसके अलावा आप 0222300165 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर आएंगे महंगाई के, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तिलहन बुआई को लेकर क्या सिचुएशन इस वक्त बन रहा है, क्योंकि अगस्त का पूरा महीना और सितंबर के 10 दिनों में भी अच्छी बारिश बहुत सारे इलाकों में नहीं हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर हुई है, लेकिन ताज़ा हालात क्या है ये जानते हैं। और मूंगफली की बुआई अगर आप देखें तो 3.5 लाख हेक्टेयर घटी है। सोयाबीन की बुआई करीब 125 लाख हेक्टेयर में हुई है, पिछले साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर कम है। ताज़ा हालात क्या हैं क्रॉप को लेकर, सेहत कैसी है क्रॉप की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीबी मेहता साहब, जो कि ईडी हैं एससीए के, और हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, रवि दियोरा हैं कुंवरजी ग्रुप के और टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा सर आपसे ये होगा कि आप इतने लंबे समय के बाद क्यों जुड़ रहे हैं हमारे साथ? अरे आप जब भी बुलाए तो मैं आ जाता। पहले तो मैं आपको आज बधाई दे दूं, आज आपका जन्मदिन है। फिर भी आप ऑफिस में बैठे हुए हैं। अरे एक दिन तो फैमिली के साथ गुजारिए। वर्क डेडिकेशन होना जरूरी है, पर इतना भी नहीं होगा इतना भी नहीं होना फैमिली को चाहिए। इग्नोर करना है। नहीं, तो पहले बिल्कुल। तो खूब खूब आपको आपके जन्मदिन की बधाई, और आप आगे बढ़ते रहो, ऐसी शुभकामना हमारे तरफ से, पूरी इंडस्ट्री की तरफ से आपके शुभकामनाएं। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद जी, सर। पता है अभी क्वेश्चन कीजिए। जो जहां तक सोइंग का वक्त है, सोइंग का जो पिक्चर सामने दिख रहा है, नंबर तो सेम है, अबाउट 193 लाख हेक्टर है। फक्त जो डाउन हुआ है ग्राउंडनट में हुआ है, कम से 1.5 लाख, आप 3.5 दिखा रहे हैं, पर जो नंबर कोई 2 लाख हेक्टर डाउन है। सोयाबीन में मोरल ऑफ द सेम है। जहां तक कि बारिश का सवाल है, सोयाबीन बेल्ट में अच्छी बारिश हो गई, लास्ट 5-6 दिन में अच्छी बारिश हो गई। पर्टिकुलरली द एमपी छत्तीसगढ़ एरिया, और जो एडजॉइनिंग टू एमपी जो महाराष्ट्र, वहां भी अच्छी रही है। थोड़ा मराठा वर्ड में थोड़ा डेफिसिट अभी भी चल रही है, बट सोयाबीन क्रॉप इज सेव्ड। अगर बारिश नहीं आती तो डेफिनेटली तकलीफ होने वाली थी। जहां तक ग्राउंड नट का है, वो एक चिंता का विषय है। वहां जो लास्ट 15 दिन में बारिश, 20 दिन में बारिश नहीं हुई है और पत्ते पीले हो रहे हैं, उसका मतलब आप वाटर वाटर की कमी दिख रही है। जिसके पास पानी है वो तो पानी दे रहे हैं, मगर बारिश जब तक नहीं आएगी। और और अभी जो आज मेरी बात भी वहां जूनागढ़ सब जगह की, तो अभी ऐसा लगता है कि अगले 2-3 दिन में बारिश आ जाएगी तो क्रॉप बच जाएगा, नहीं तो आपकी ईल्ड 15 से 20% और इससे ज्यादा भी कम हो सकती है। वो चिंता का विषय है पर्टिकुलर मूंगफली में। ओवरऑल पिक्चर ठीक है अभी तो। और दूसरा, जहां तक सोयाबीन का सवाल है, एकरेज से में प्रोडक्शन भी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर 110 115 तो इतना ही आना चाहिए। और साथ में कैरी फॉरवर्ड आज 12-15 लाख टन का है, या तो लोग तो 20-25 लाख भी बोल रहे हैं, पर 15 लाख के करीब है। तो सप्लाई विल बी कंफर्टेबल, एंड एज फार एज द प्राइस इज कंफर्म, वी आर फ्लडेड, और रादर द फ्लडिंग हो रहा है इंडिया में एडिबल ऑयल का। आपने जुलाई तक का, अगस्त तक का भी देखा पिक्चर, 18.5 लाख टन आया है, 18.5 लाख। सब पहले भी महीने में इतना आया है। हम कैरी ओवर स्टॉक भी, जो अपना स्टॉक है, वो भी कम से 35 लाख से प्लस प्लस है। तो ऐसा लगता है कि भी क्या इंडिया बिकम द डंपिंग ग्राउंड फॉर द एडिबल ऑयल, और हर दिन भाव नीचे गिर रहे हैं। इंडस्ट्री काफी तकलीफ में है। इंडस्ट्री काफी चाहिए तकलीफ सर, में है। तकलीफ से कैसे हाँ निकाला जाए इंडस्ट्री को? मेहता जी, हाँ, कैसे कैसे निकाला जाए तकलीफ से इंडस्ट्री को? देखिए भाई, तकलीफ है उसमें। अभी माहौल भी नहीं है कि हम जाके गवर्नमेंट के पास बोले कि आप ड्यूटी बढ़ा दो या तो रेगुलर इंपोर्ट करो, क्योंकि माहौल नहीं है अभी। तो वो भी एक, कभी क्या होता है, वी हैव टू बेयर द लॉसेस। जो 2 साल ठीक रहा था, अभी लास्ट 2-3 महीना काफी खराब है। गवर्नमेंट के पास जाएंगे अपनी मुश्किल लेके, तो जाना ही पड़ेगा कि सॉल्यूशन तो वहीं है, हमारे पास तो है नहीं। पर एक चीज जरूर है कि लोगों ने भी मिस कैलकुलेशन किया। इंपोर्ट जितना जरूरत है उससे ज्यादा आ गया, पर सबकी इंडिविजुअल चॉइस रहती है ना। सबको ऐसा लगता था एल निनो है कि शायद अपना क्रॉप डाउन होगा, इसके लिए ज्यादा इंपोर्ट हो गया। मल्टीनेशनल कंपनी ने सोचा ये 5.5% ड्यूटी में कहाँ माल रख सकते हैं, तो उसने भी डंपिंग ग्राउंड यूज किया है। तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर जो 140 लाख का इंपोर्ट हुआ था,
आई वोंट बी सरप्राइज 165 से 170 लाख टन का इंपोर्ट अक्टूबर एंड तक आ जाएगा, कम से कम 20% ऊपर लास्ट ईयर से। तो हाई कॉज ऑफ होगा सर? कंसर्न ये एंड ऑल दैट टाइम विल हाई गिव इंपोर्ट होगा प्रेशर ऑन द ये प्राइस आंकड़ा? आल्सो। हाँ जी, ये ऑल टाइम हाई आंकड़ा होगा जो आप बता रहे हैं, एक सौ ये इज बासठ ऑल टाइम है क्या? ऑल टाइम, हाँ। ओ 16-17 में 150 151 लाख टन आया था। हाँ, दिस विल बी ऑल टाइम हाई। अच्छा। 165 से 170 लाख टन आएगा, ये कोई सवाल ही नहीं है। चलिए, तो तो ये जैसा आपने लाइनअप हमें हुआ है आपने वैसा हमें लाइनअप हेडलाइन हुआ दी है। है। जी जी, आपने हमें हेडलाइन दी है कि मतलब मैं अपनी टीम को मतलब कहूंगा भी लिखने के लिए कि इस साल रिकॉर्ड तेल का इंपोर्ट हो सकता है, और आपको कोट किया जाएगा एसईए, और आप कह रहे हैं कि इस साल 160 लाख टन से ज़्यादा इंपोर्ट हो सकता है जो ऑल टाइम हाई होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सर कि सर जी, मतलब। मैं हाँ एक चीज और बताऊं। जी। 140 लाख टन तो पहले 9 मंथ में आ गए हैं, आपका 3 महीना बाकी है। ठीक तो बात। देख सकते हैं 165 से 170 होने वाला ही है। होने वाला है, होने वाला है। तो सर ये हाँ बताइए कि जी। ये जो इतना ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, हाँ, उसके मुकाबले डोमेस्टिक डिमांड अभी ठीक है? कैसी डिमांड है? नहीं, डोमेस्टिक डिमांड ठीक है, प्राइस नीचे है तो कंज्यूमर भी बाइंग है, हम्म उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कंज्यूमर को भी सस्ता तेल मिल रहा है, एक हम्म अच्छी बात है। हम्म मगर इतना सस्ता हो जाएगा तो किसान मरेगा। किसान का भी सोचना पड़ेगा। जब तक 100-120 के रेंज में भाव नहीं रहेगा, तो किसान को जो एमएसपी आप बढ़ाते रहे, 3 साल में कम से कम 40% एमएसपी बढ़ाई, तो तेल के भाव भी वो प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए। आज गवर्नमेंट चाहते कि 80-90 रुपए में तेल मिले, और आप एमएसपी 50% बढ़ा दी 3 साल में, तो कैसे हो सकता है? आप बात। खुद और एडमिट मेहता जी, करते हैं कि भाई हाँ नहीं नहीं मेहता जी, आप प्रोडक्शन आप कॉस्ट जो कह रहे हैं बढ़ी ये, है। आप बहुत बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि अभी वो माहौल नहीं है कि आप सरकार के पास जाएं और बोलें कि ड्यूटी बढ़ा दे। ये बात ठीक है, प्रैक्टिकल बात आपने कही है, लेकिन और कोई रास्ता सर? क्योंकि देखिए, अब अगर मान लीजिए आज से 6 महीने बाद ड्यूटी बढ़ भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होना है। किसानों को तो भाव चाहिए, खरीफ की जब क्रॉप आएगी तिलहन की, उस वक्त भाव अच्छे होने चाहिए। तो कोई और बीच का रास्ता हो सकता है सर, विन विन सिचुएशन की, सरकार को भी बहुत दबाव ना पड़े, कंज्यूमर के फ्रंट से भी बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात ना आए, और किसानों को अच्छा भाव मिल जाए। कोई नया फॉर्मूला दीजिए सर, बड़ा मजा आएगा फिर सुनने में लोगों को भी कि देखिए, इसमें अमल हो। इतना सस्ता तेल है तो गवर्नमेंट कैन डू ए बफर, हम्म बोथ इन केस ऑफ द ऑयल, जैसे चाइना ऑयल का भी बफर करता है। या तो मस्टर्ड सीड, आज जो आप 12 लाख टन का मस्टर्ड लिया है जो नाफेड ने, उसका अभी 17 तारीख से 18 तारीख से तो उसका सेल चालू कर रहा है, तो दैट विल ऑल्सो ब्रिंग ए प्रेशर। आई थिंक प्राइस जो ऊपर जाने की संभावना है नवंबर दिसंबर के तब है। अभी वो मस्टर्ड का सेल नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद, क्योंकि मस्टर्ड सेल से और प्राइस नीचे गिरेगी। अभी थोड़ा एमएसपी के ऊपर है जयपुर खंड के मुताबिक, अदरवाइज तो किसान को 5,400 5,300 ही मिल रहा है। मगर अगर नाफेड ने भी 3-4 लाख टन माल बेचना शुरू किया अगले ये सितंबर महीने से, तो इट विल आल्सो ब्रिंग ए प्रेशर एंड गिव ए नेगेटिव सिग्नल। मेरे ख्याल से 1 महीना तक रुक जाना चाहिए। अगर नाफेड बेचना चाहते हैं तो 1 महीना रुक जाए, अक्टूबर महीने में जैसे भाव ऊपर जाए तभी बेचे तो चल जाएगा। ये एक अच्छा सुझाव आपने दिया है। एक आखिरी सवाल सर आपसे मेरा, और आपने ठीक कहा कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है तो सप्लाई को लेकर तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि अब त्योहारों का सीजन शुरू हुआ है, हालांकि एडेबल ऑयल की महंगाई को लेकर कोई चिंता नहीं है सरकार के सामने क्योंकि दाम ऑलरेडी कम हो गए हैं, तो मैं जानना डिफ्लेशन में चाहता हूँ है। और कम होंगे क्या सर? या अभी आपकी चिट्ठी रुक गई है, चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं आप दाम कम करने के लिए? नहीं, अभी तो डिफ्लेशन चल रहा है, हाँ इन्फ्लेशन ठीक तो है बात। नहीं, डिफ्लेशन में है। हाँ तो एडिबल ऑयल इज कंफर्टेबल में है, और भाव भी अभी और भी जैसा प्रेशर बना है, हाँ इतना अराइवल है हाँ और इतना डिमांड नहीं है कंपेयर टू द अराइवल एंड, तो हाँ भाव नीचे थोड़ा प्रेशर तो भाव पे आएगा ही। हाँ। इतना ओके, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, अभी ऑलरेडी बॉटम लेवल पे नियरली पहुंच गए हैं, मतलब और आपके क्या बिना, नीचे आपके जाएंगे। आपके बिना लिखे, मतलब आप जो लेटर लिखते हैं बिना लेटर लिखे दाम कम हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, दाम कम है तो अच्छा है, कंज्यूमर के लिए फायदेमंद है, हाँ। पर किसान का ध्यान में रख के बैलेंस करना जरूरी है। और थाईलैंड सर आप लोग हो आए थे बीच में, थाईलैंड गए थे कुछ डेलीगेशन लेके, क्या बातचीत हुई वहां पे? क्या किया आप नहीं लोगों ने था, थाईलैंड में? नहीं, थाईलैंड में एक सरप्लस है। आज जो सीपीओ काफी सरप्लस है, हम्म 1.5 मिलियन तक आ सकता है। और अगर उनका बायोडीजल जो अभी प्रोजेक्ट है बायोडीजल बनाने का, हम्म शायद उनकी सब्सिडी विड्रॉ हो जाए, तो कम से कम 2 मिलियन टन उनके पास सरप्लस है। तो हमारे लिए अच्छा है कि हम इंडोनेशिया मलेशिया के साथ में थाईलैंड भी जुट जाए, तो अच्छा ही रहेगा, अपना 3 सप्लाई हो जाएगा। और दूसरा, हम अभी जो 28 सितंबर को एसीए की 60th सेलिब्रेशन है, तभी हम साइन भी कर रहे हैं। जो थाईलैंड के क्रशर एसोसिएशन पाम ऑयल क्रशर है उसके साथ एमओयू भी साइन कर रहे हैं। ब्राजील का डेलीगेशन आ रहा है, उनके साथ भी एक सोयाबीन के लिए एमओयू साइन कर रहे हैं।
और हम आशा रखते हैं आप भी जरूर पधारेंगे। बिल्कुल पधारेंगे सर। अभी हम कुछ और करने वाले हैं, आपको बताएंगे। हम पाम पे कुछ और करने वाले हैं, आपको हम बताएंगे जरूर जो करेंगे। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि ऑयल मार्केट को लेकर इस वक्त चल क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीक एक सेकंड, आप जी आज जरा घर पे जल्दी जाइए, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ बिल्कुल गुजारिए। सर, आपका आदेश सर, आंखों पे बस शो आपने कह दिया, बस शो खत्म करते ही चला जाऊंगा मैं। मुझे रुकने की इच्छा थी लेकिन अब आपने बोल दिया, बस तुरंत निकलूंगा यहाँ से, है ना। चलिए बहुत शुक्रिया सर। और इस बीच कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आ गए हैं, रिटेल महंगाई के, और महंगाई में गिरावट आई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राधिका पांडे हैं, सीनियर फेलो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। जो आंकड़े आए हैं महंगाई के, उस पर पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। 7.44 से घटकर 6.83 ये नंबर है रिटेल महंगाई के। इस पर क्या कमेंट मैम आपका? जी, ये जुलाई के मुकाबले में ये कम हुआ है और इट वाज एक्सपेक्टेड लाइन पे था, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्शन देखें लोगों के तो माना जा रहा था कि ये 7.4 से 7% की ओर घट जाएगा, और पर ये और घटा है 6.8। और इसका मेन कारण जो वो है फूड इन्फ्लेशन, जो कि अभी भी एलिवेटेड है, लेकिन जुलाई के मुकाबले में इसमें थोड़ी सी कटौती आई है। सो वही मेन रीजन है जो इन्फ्लेशन में थोड़ा सा हमने कूलिंग ऑफ देखी है जुलाई के पीक के बाद। जो हमने थोड़ा सा देखा है कूलिंग जो इन्फ्लेशन में दिखी है, वो मेनली फूड प्राइसेस की वजह से, और फूड में भी बेसिकली वेजिटेबल प्राइसेस, जो टमाटर के भाव बहुत आसमान छू रहे थे, उसमें थोड़ी सी गिरावट दिखी है। उस कारण हमें ये आंकड़े देखने को मिले हैं। अच्छा, तो क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि सब्जियों, आपने ठीक कहा ये बात कि टमाटर के दाम कम हुए, और अब ये भी उम्मीद है कि आगे धीरे धीरे सब्जियों के दाम भी थोड़े कम होंगे, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि ये आंकड़ा अभी आगे हमें और कम दिखेगा? जी, ये आंकड़ा और कम होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर हम सब्जियों के दाम देखें तो उसमें काफ़ी सीज़नैलिटी होती है कि एक कुछ महीनों में सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, और जब विंटर क्रॉप आती है उसके बाद सब्जियों के दाम में कटौती होती है, क्योंकि जब सप्लाई मार्केट में आ जाती है, चाहे वो टमाटर की बात करें, चाहे हम प्याज की बात करें, क्योंकि अभी प्याज के दाम काफ़ी एलिवेटेड है। टमाटर के कम हो गए लेकिन प्याज की एलिवेटेड है। तो आने वाले जो मंथ्स में, स्पेशली अक्टूबर ऑनवर्ड, सितंबर से और कटौती होगी, और अक्टूबर में और हमें ये इन्फ्लेशन जो है थोड़ा कम नजर आएगा। फूड इन्फ्लेशन की तरफ से जो प्रेशर है, जो वेजिटेबल प्राइसेस की तरफ से, सब्जियों के प्राइसेस की ओर से जो प्रेशर है, इसमें हमें आने वाले कुछ महीनों में ईजिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो ये राय आप दे रही हैं महंगाई को लेकर, लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि फूड इन्फ्लेशन के मोर्चे पर थोड़ी राहत रहेगी मैम, लेकिन मानसून को लेकर चिंता बढ़ी है। पूरे अगस्त के महीने में बहुत ही रिकॉर्ड कम बारिश हुई है, और सितंबर की शुरुआत अभी है, कुछ जगहों पर हुई है बारिश। हालांकि आईएमडी का अनुमान है कि नॉर्मल मानसून रहेगा, लेकिन कुछ पॉकेट्स में अभी भी बहुत बड़ी चिंता है। तो अगर मानसून का ये हाल रहा तो इसका कितना इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पे? जी, जो हमने अभी तक बात की, जो सब्जियों की बात की, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन में हम देखते हैं हमारे और कंपोनेंट्स है, जैसे व्हीट है, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, इन सब की प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड है, ऊपर है, और काफी हद तक ये मॉनसून पे डिपेंड करता है कि कितना सोइंग हो पाता है, कितना हम नॉर्मल सोइंग की ओर जाते हैं। एक प्रेशर पॉइंट बना रहेगा वो दालों को लेके है, क्योंकि पल्सेस की जो सोइंग है वो इस बार कम हुई है, 9% कम हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो जब सोइंग कम होगी तो सप्लाई कम होगी और प्राइसेस बढ़ेंगी। तो हम देख रहे हैं कि सरकार ने काफी सप्लाई साइड से मेजर्स लिए हैं, जैसे एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, बैन कर दिया है। तो इनसे आने वाले समय में हमें ईजिंग दिखेगा, लेकिन आपने सही कहा, मॉनसून एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। अगर हमें सितंबर में नॉर्मल मॉनसून दिखता है तो उससे काफी हद तक राहत मिलेगी। सब्जियों के अलावा जो और फूड के कंपोनेंट्स हैं उनकी प्राइसेस में भी, जैसे व्हीट है गया, राइस या पल्सेस की अगर हम बात करें, तो मॉनसून एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। और अगर नॉर्मल मॉनसून रहता है तो प्राइसेस ईज होंगी, अदरवाइज एलिवेटेड बनी रहेंगी। ओके, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं आपसे ओवरऑल एक ट्रेंड पूछूं कि क्या ये हम मानकर चलें कि पहले तो महंगाई कम हुई, उसके बाद महंगाई बढ़ी और बड़ा ही अलार्मिंग लेवल पे पहुंच गई, लेकिन क्या ये डाउन ट्रेंड लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगा, या फिर एक आध महीने का कम होकर फिर बढ़ने लगेगा? उसको आप किस तरह से देख रही हैं? जी, अगर हम देखें तो आप एक तरफ
दो कंपोनेंट है हमारे, एक मेन जो है, एक हमारा फूड का कंपोनेंट है जो कि सीपीआई के ओवरऑल बास्केट में ऑलमोस्ट 50% है, और उसके अलावा कोर इन्फ्लेशन जो है हमारा, जिसमें क्लोथिंग की बात करते हैं या जो ऑयल की बात करते हैं। तो अभी हम देखें तो एक जो बहुत ही एक हेडविंड जो बन रहा है, एक चैलेंज जो हमारे सामने आ रही है, वो क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से आ रही है, क्योंकि हम देखें ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 पर बैरल से ऊपर हो गया है। तो ये कुछ अपसाइड रिस्क हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि सऊदी अरेबिया और रशिया ने अपने प्रोडक्शन पे कट्स लगा दिए हैं, जो इतना वो प्रोड्यूस करेंगे आने वाले 3 महीनों में वो कम करने वाले हैं। तो उससे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, और ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे सब कंपोनेंट्स पे पड़ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा, कोर इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, क्योंकि ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। तो वो एक चैलेंज रहेगा आने वाले समय में। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कुछ डायनामिक्स चेंज हो, कि सब्जियों के प्राइसेस नीचे जाएं, मॉनसून पे डिपेंड करेगा, फूड के बाकी जो सीरियल्स और पल्सेस की प्राइसेस कैसी रहेंगी, और दूसरी तरफ एक ऑयल जो क्रूड ऑयल है वो एक चैलेंज हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में। इसलिए ऑयल की ट्रैजेक्टरी, ऑयल के प्राइसेस कैसे रहेंगे, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आने वाले समय में हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन की दर क्या रहेगी। तो देयर आर सर्टेन कुछ अपसाइड रिस्क हो सकते हैं आने वाले समय में। बिल्कुल ठीक बात है, ऑयल एक बड़ा जी जी। इसलिए अगर आप आरबीआई का पूरा फोरकास्ट भी देखें तो उन्हें मतलब जो हमारा टारगेट है वो 2 से 6% के बीच में है। तो आरबीआई ने भी अपना फोरकास्ट काफी एलिवेटेड रखा है, क्योंकि चैलेंजेस हैं, अभी चैलेंजेस खत्म नहीं हुई है, कुछ चीजें नीचे जा रही हैं तो कुछ चीजें अभी भी एलिवेटेड बनी हुई हैं। बात है, थोड़ा वक्त लगेगा। ऑयल आपने ठीक कहा, ऑयल को लेकर कंसर्न है, और जिस तरह से सऊदी अरब और रूस लगातार इस कोशिश में है कि सप्लाई को कंट्रोल रखा जाए ताकि कीमतें ऊपर बनी रहें, ये बड़ा चैलेंज है ग्लोबल मार्केट के लिए, क्योंकि ये दोनों देश दुनिया के 2 बड़े प्रोड्यूसर हैं ऑयल के, और लिहाजा इनकी ये कोशिश है कि कीमतों को ऊपर रखा जाए। तो उस लिहाज से आप देखिए कि 90 के आसपास मार्केट टिका हुआ ही है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। रवि दियोरा हमारे साथ हैं, कुंवरजी ग्रुप के अखिलेश जैन साहब हैं टेक्निकल आईक्यू के। रवि जी, क्या करें सर गोल्ड में आज? सर म्यूट पे अनम्यूट कर लें रवि जी। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपका एक सक्सेसफुल एक ग्लोरी वाला साल खत्म हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे आज आपका लुक है, आप 10 साल छोटे लग रहे हो। चलिए सर, बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू। बेसिकली आज गोल्ड में लग रहा है कि थोड़ा जो सबड्यूड फैक्टर है, क्योंकि कल सीपीआई इन्फ्लेशन आने हैं, उसके पहले थोड़ा मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। लग रहा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में भी एक्शन होगा। वैसे देखे तो कुछ उछाल पे बेचना है। 58,700 के करीब गोल्ड को बेचे, स्टॉप लॉस 58,920 लगाए, और डाउन साइड एक 58,300 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर है नहीं। कल सीपीआई इन्फ्लेशन के बाद कुछ चेंज हो सकता है, पर तब तक एक सेलिंग प्रेशर हायर लेवल पे बना रहेगा। ओके, सिल्वर पर आपका व्यू क्या होगा अखिलेश जी? चांदी में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको आत्मीय शुभकामनाएं जन्म दिवस की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में अभी बेसिकली हम 2 तरीके से सिल्वर को देख सकते हैं। फर्स्ट इज द शॉर्ट टर्म बेसिस पे एंड वन इज लॉन्ग टर्म बेसिस पे। क्योंकि जैसे भी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर सिनेरियो अभी डेवलप हो रहे हैं, तो लग रहा है कि एक बार काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड, एक डाउनफॉल हमको देखने को मिल गया, और कहीं ना कहीं सिल्वर यहाँ से 2-2.5% नीचे फॉल के बाद एक बार सिग्निफिकेंट पुल बैक लेगा। तो मुझे लगता है इफ यू आर शॉर्ट टर्म ट्रेडर, अगर आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो यस, फॉर दिस वीक आप उछाले में बेच के काम कर सकते हैं जब तक कि भाव 72,000 के नीचे है। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं। नीचे में मुझे लगता है यहाँ से 800 से लेकर 1000 पॉइंट तक का मंदी, यानी अप्रोक्सीमेट 70,800 से लेकर 500 तक का एक लक्ष्य आप रख सकते हैं। बट अगर आप मध्यम से दूरी के ट्रेडर हैं, तो यहाँ पे एक फॉल का, एक सिग्निफिकेंट फॉल का वेट करिए। वहां पर आप एक्यूमुलेट करिए 70,500 के आसपास। मुझे लगता है कि वहां से प्राइसेस वापस से बेस बनाएंगे, और वहां पे एक सिग्निफिकेंट हमको वापस पुल बैक दिखेगा, जो अप टू 74,500 तक हो सकता है। तो फॉर शॉर्ट टर्म 72,000 के नीचे सेल करिए, और यहाँ से करेक्शन आता है तो 70,500 के आसपास एक्यूमुलेशन का रणनीति रख सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी हो गई चांदी पर। क्रूड में रवि जी क्या किया जाए आज के लिए?
क्रूड में अच्छी रैली आ चुकी है, पर्टिकुलर थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट 7300 का लेवल ब्रेक हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अच्छा उछाल ये एक्सटेंड हो सकता है। अब स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लग रहा है कि आज आप क्या करें, 7300 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, वो करंट लेवल पे बाय करें, नीचे स्टॉप लॉस आप 50 का लगा सकते हैं। अपर साइड मुझे लग रहा है 200 तक के लेवल आपको ये कॉल ऑप्शन में आते दिख सकते हैं। और फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव से बात करें 7270 के करीब सपोर्ट अच्छा है, ये लेवल पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 7200, और अपर साइड मुझे लग रहा है एक बार 7400 तक के लेवल दिखने चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर, इस पर आप नज़र रखें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेटल की। मेटल में कोई कॉल आपके पास अखिलेश जी आज के लिए? बिल्कुल मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि कॉपर ने अभी पिछले सत्रों में कुछ अच्छा एक सिग्निफिकेंट रैली दिया है, बट मुझे लग रहा है कि रैली ऊपर के लेवल से वापस से फिसल आउट होना चाहिए। चाइना की प्रोडक्शन डेटा भी है, तो मुझे लगेगा कहीं ना कहीं मार्केट वहां पर वापस से लुकआउट करेगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वहां से नेगेटिव एक सेंटिमेंट बनता है। तो यहाँ पर ट्रेडर को 734 के आसपास भाव मिलते हैं उछाले पर, तो सेल करना चाहिए। 737 का आप इस पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नीचे मुझे लग रहा है कि भाव वापस से 723 तक मिलने चाहिए, तो 734 के आसपास सेल करिए, 737 का स्टॉप लॉस लगाइए 723 के टारगेट के लिए। जी ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी बन रही है ओवरऑल मेटल पे। अब आते हैं एग्री पे। रवि जी, जीरा पहले बढ़ा, उसके बाद गिरने लगा है, क्या लगता है ट्रेंड आपको जीरे का अभी? जीरा एंड टर्मरिक में पर्टिकुलर जब से मार्जिन फिर से एक्सचेंजेस ने बढ़ाए, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी का फैक्टर वहां पे आया है, बट मुझे लग रहा है कि ओवरऑल वहां पे ट्रेंड ज्यादा अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी सप्लाई आने में 2 महीना बाकी है, नए डेटा मींस के सोइंग के डेटा आने में 2 महीना बाकी है, सप्लाई आने में 6 महीने बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में कुछ ज्यादा फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ है। 60,500 का बेस ब्रेक नहीं होना चाहिए। आज इंट्राडे में वीकनेस है, कल और वीकनेस मिले और 60,000-60,500 के बिटवीन अगर प्राइसेस मिलते हैं तो एक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। अपर साइड सप्लाई जोन है 60,500, तब वहां तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, अखिलेश जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे।